क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सुनो ना, हमारे घर में एक नया गेस्ट आया, तुमको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अच्छा बाबा, ये लेकिन ये तो बताए कि कौन आया है। कोई भी पता चल जाएगा ना। ओके चलो। हाँ बाबा, एक सेकंड रुको तो सही। अच्छा बेटा, आपको ड्राइंग आती है? आती है, पर इतनी अच्छी नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको। अमृत, ये है मेरी प्यारी वाइफ मंजू। मंजू, ये है मिस्टर अमृत, हमारे नए किराएदार। हमारा जो ऊपर वाला गेस्ट हाउस है ना, वो मैंने इन्हें दिया है। नमस्ते। पर पता है, इन्हें एक यहाँ स्कूल में नौकरी मिली है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये घर पे ट्यूशन भी लिया करेंगे। और चूंकि बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा तुम रहती हो, तो मास्टर साहब का ख्याल भी तुम्हें ही रखना पड़ेगा। जी, मैं जब बच्चों को पढ़ाया करूंगा तो सिर्फ चाय दे दीजिएगा और कुछ नहीं। बैठिए। किसी ने बिल्कुल सही कहा कि हमारी जिंदगी हमारे बीते हुए पलों से लेकर वर्तमान तक का निरंतर चलने वाला एक ऐसा घटनाक्रम है जिसका एक पल भी अगर हम चाहे तो भी निकाल कर अलग नहीं कर सकते, फिर चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो या भयानक हो। ये एक ऐसा सफर है जिसमें कभी बीते हुए पलों को मुस्कुराकर तो कभी पूरी तरह से भूलकर आगे बढ़ना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक खाते पीते परिवार में एक नए किराएदार को आए देख उसके घर की छोटी बहू मंजू कांप सी जाती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई भयानक सा अतीत अपनी जगह से उठकर उसके सामने आ गया हो। यकीन मानिए, जब कभी ऐसा होता है तो उसका अंजाम बेहद ही भयानक या कभी कभी खून से लथपथ तक हो सकता है। कौन था ये नया किराएदार और क्या रिश्ता था इसका मंजू के साथ, जिसे देखकर वो इतना डर गई थी? क्या ये बीते हुए पलों की आने वाले समय के खिलाफ कोई भयानक साजिश थी या महज एक संजोग? दरअसल अब जो हो रहा था या जो होने वाला था उसकी शुरुआत हुई थी 8 महीने पहले शहर बनारस से। आइए चलकर देखते हैं क्या हुआ था वहां। वाह यार, तुमने तो जान डाल दी है इसमें। लगता है कुछ ज्यादा ही दिल लगा कर बनाया। ग्रेट है यार। कम ऑन यार, अब एक ही लड़की की पेंटिंग बार बार बनाएगा तो अच्छी बनेगी ना। वैसे एक बात बताओ, कॉलेज में और भी तो लड़कियां हैं, तुम उनकी पेंटिंग क्यों नहीं बनाते हो? यूं ही आई थिंक जस्ट। अब छोड़ो भी ना यार, उसे परेशान मत करो। परेशान करने वाली क्या बात है? आई एम जस्ट आस्किंग यार, क्यों सिर्फ तुम्हारी पेंटिंग क्यों बनाता है? क्योंकि मेरे फेस के फीचर्स ही इतने अच्छे हैं, यही बात है ना। एनीवे, थैंक्स फॉर द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। आई थिंक वो तुझसे प्यार करता है। एक बात बोलूं, मुझे भी ना पसंद है। अच्छा, तो फिर तू इसे बता क्यों नहीं देती? अरे लड़का लड़की को प्रपोज करता है या लड़की लड़के को?
कुछ भी? फिर तो हो चुका तेरा। तू ऐसी सोचती रहना और वो शर्माता रहेगा। अच्छा जी, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे मंजू, तुम अंदर आओ, अंदर आओ। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और ये बताओ कि तुम 3 दिन से कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो? वो मेरी तबीयत सही नहीं थी। और तुम अचानक यहाँ? मैं यहाँ कैसे, यही ना? अच्छा जी, मतलब आप मेरा फोन नहीं उठाएंगे, आप कॉलेज नहीं आएंगे, तो क्या मुझे आपकी फिक्र नहीं होगी? ऐसा नहीं है। और अगर आपकी तबीयत खराब भी है तो क्या आप हमें बताएंगे नहीं? अरे ऐसी बात नहीं हाँ, है। तो कैसी बात है? तुम्हें तो बुखार है, तुमने दवाई ली? हाँ ली। तुम मुझे अपना नहीं समझते ना? समझता हूँ। तो बताओ कितना, थोड़ा या फिर बहुत ज्यादा? मेरी इतनी सारी पेंटिंग्स, और ये किसकी पेंटिंग है जो इतना छुपा के रखा हुआ है? प्लीज इसे मत देखो। क्यों? बस यूं ही। क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? कुछ नहीं। तो फिर ये किसी और दूसरी लड़की की पेंटिंग है? हाँ, नहीं 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 नहीं। तो फिर मेरी है? हाँ। तो मतलब मेरी पेंटिंग है तो मैं क्यों ना देखूं? इमेजिनेशन के कारण इसमें थोड़ी सी कमी रह गई है, लेकिन मैं तुम्हारी रियल में मॉडल बनना चाहती हूँ। बनाओगे? I love you, मंजू। I love you। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है आने की? कितनी बार कहूं कि तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। निकल जाओ यहां से। निकल यहां से। भैया, आज 15 साल हो गए हमारी शादी को, बच्चे बड़े हो रहे, हमें माफ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ कर दिया? तुमको पिताजी ने इतना छूट दिया, बदले में तुम लव मैरिज करके चली गई।
आज तक हम लोग सर ऊंचा करके नहीं चल सके हैं। जाने दीजिए ना, जो हो गया सो हो गया। तुमसे किसी ने पूछा कुछ जो बीच में बोल रही हो? हाँ जी, हम तो बस इतना ही कह रहे थे कि वो आपकी बहन है और फिर अपने घर में सुखी भी है। यही तो हमारा सबसे बड़ा दुख है कि हम इसको तड़पता हुआ देखना चाहते थे, फिर इसके कारण हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, चले गए वो। इससे पहले कि तुम्हारा हाथ पकड़कर धक्के देकर निकाल दे। चुप! निकलो बाहर! अगर तुमने कुछ ऐसा किया ना, काट कर रख देंगे, समझी? और हाँ, उस जमीन वाले मामले में वकील ठीक हो गया ना, केस आगे नहीं बढ़नी चाहिए, समझे? जी पापा। ओए बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है? क्या बोली तुम? मेरे माँ बाप तो पहुंच गए, इतनी औकात हो गई तुम्हारी? और नहीं तो क्या, लड़कियों के साथ यूं बदतमीजी करोगे तो इसका मतलब यही है ना, अगर तुम्हारे माँ बाप को तमीज आती तो क्या वो तुम्हें नहीं सिखाते? ओए, लगता है सही से जानती नहीं हो हमें। 3 साल इस यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी रह चुके हैं हम। अगर एक इशारा किए ना तो इस कॉलेज से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा तुम्हें, समझी? देखो, चुपचाप मेरे रास्ते से हटो। क्यों? ये रास्ता तेरे बाप का है? मेरी मर्जी, जहाँ मन करे वहाँ खड़ा रहूँगा। तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, समझी? अमृत छोड़ो उसे, अमृत वो मर जाएगा। तुम कहाँ लोगे? छोड़ो उसे। यार समझ ही नहीं आता कि ये अमृत ही है, और आज जो कुछ भी कॉलेज में हुआ है ना उसकी कोई जरूरत नहीं थी। गजेंद्र अगर हमें ज्यादा परेशान करता तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते थे। आज ना मुझे अमृत के अंदर एक अजीब सा पागलपन दिखा, और लाइक ए साइको मैन। तो सही कह रही है यार, बेवजह कॉलेज में बवाल हो गया, पुलिस कंप्लेन भी हो गई। पता नहीं यार, बस मुझे ना उससे एक अजीब सा डर लगने लग गया है। अब क्या करेगी तू? पता नहीं, लेकिन आई डिसाइडेड कि मैं उससे अब कभी नहीं मिलूंगी। तू तो मेरे पापा को अच्छे से जानती है ना कि वो कैसे है। हाँ यार। पापा, हमने सब पता कर लिया है और पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट में भी यही लिखा है, झगड़े की वजह ये मंजू ही है। और तो और लोग इसके और अमृत के बारे में न जाने क्या क्या कह रहे हैं। सारी गलती तुम्हारी है, सिर पर चढ़ा रखा है तुमने इसे। अरे इतना लिखाया पढ़ाया, बदले में मेरे मुंह पर थूका है इसने। मेरी कोई गलती नहीं है। अरे जुबान लड़ा रही है, रोक देंगे। रहने दीजिए ना, मैं बात करती हूँ, मैं समझाती हूँ उसे। ले जाओ इसे घर के अंदर, लेकिन आज से इसका घर से निकलना बंद। अगर फिर ये अमृत से मिली तो माँ और बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे और फिर घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। ले जाओ। चल बेटा अंदर चल।
मामले को जल्दी रफा दफा करना होगा, वरना जिंदगी भर कुंवारी छाती पर बैठी रहेगी। स्कूल्स और कॉलेज परिसर में स्टूडेंट्स के बीच मारपीट और छेड़छाड़ की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन यह भी सच है कि इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती है। यहां गलती गजेंद्र की जरूर थी, लेकिन अमृत ने जो कुछ भी किया उसे साधारण नहीं ठहराया जा सकता। इससे किसी की जान भी जा सकती थी। और सबसे हैरानी की बात कि अमृत जैसे शांत स्वभाव के लड़के से इस तरह की हिंसा की किसी ने उम्मीद नहीं की थी। यहां उसका एक अलग ही रूप सामने आया था। जब कभी हमारे घर परिवार में ऐसा कुछ होता है तो हम अपने बच्चों से बातचीत करके पूरा सच जानने की बजाय कभी अपने झूठे घमंड तो कभी अपने दकियानुसी विचारों के कारण सीधा उन्हें ही दोषी मान लेते हैं। ना तो उनसे पूरी घटना को जानने की कोशिश करते हैं और ना ही उन्हें समझने की कोशिश करते। मंजू के पिता राजदीप ने भी यही गलती की। उन्होंने मंजू की पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर उसे घर बिठा दिया। वहीं दूसरी तरफ ये कॉलेज और स्टूडेंट्स के बीच का मामला था और इसमें कई स्टूडेंट्स की जिंदगी तबाह हो सकती थी। इसलिए सबकी रजामंदी से इस केस को रफा दफा कर दिया गया। अमृत को 1 महीने बाद जमानत मिल गई, लेकिन समय की इस बड़ी उठापटक ने बहुत कुछ ऐसा था जो बदल गया था और आगे जो होने वाला था वो बहुत ही भयानक था। अब सवाल ये उठता है कि जेल से आने के बाद अमृत और मंजू का रिश्ता कौन सा नया मोड़ लेने वाला था। क्या होगा इसका अंजाम, आइए देखते हैं। प्लीज डोंट कॉल मी अगेन। अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा। अगर फिर ये अमृत से मिली तो माँ और बेटी को धक्के मारकर घर से निकाल देंगे और फिर घर के अंदर नहीं घुसने देंगे। सुनिए, आपने पंडित जी से बात की? करता हूं। पापा, चाय। बेटा, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, कैसी आवाज आई यहाँ? पापा, मुझे तो यहाँ किसी की आवाज नहीं आई। हाथ दिखाओ अपने। मंजू, आई लव यू। तुम्हें आना ही होगा। हाँ मंजू, बोल ना।
ठीक है, तू टेंशन ना ले। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम दोनों की मीटिंग कराती हूँ, ठीक है? ये तो माँ थी जो मैं घर से निकल पाई, वरना पापा ने तो घर से बाहर निकलने के लिए सख्त मना कर रखा है। तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ कि ये क्या है? पहले तुम बताओ कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मेरे घर में सब कुछ पता चल चुका है। अब मेरे पापा इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। तो फिर उनसे ही रिश्ता तोड़ लो। मैं नहीं कर सकती। आखिर तुम चाहती क्या हो? अलग होना। ये रिश्ता हमें तोड़ना पड़ेगा। नहीं हो सकता। तोड़ना पड़ेगा अमृत। एक तुम्हारे रिश्ते के लिए मैं अपने पूरे परिवार को नहीं छोड़ सकती। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? और अब मेरा भी यही फैसला है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। मुझे तुमसे एक अजीब सा डर लगने लगा अमृत। सुमन, अच्छा, बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारी मदद, अगर तुम चाहो तो। इसके टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, जाके गाड़ी स्टार्ट करो। अरे सपना, सपना, क्यों? अरे इतना देर करोगे तो पूजा के बाद पहुंचेंगे। अरे इतनी देर भी नहीं हुई है। जब से ये कॉलेज वाला किस्सा हुआ है ना, मंजू ने घर से निकलना छोड़ दिया है। वरना पहले पूजा हो या पार्टी, हर जगह वो हमारे साथ जाती थी। और सच कहें तो रौनक भी उसी से होती थी। अच्छा, तुमने बड़बड़ाना बंद करोगी तो चले आगे। हाँ जी चलिए, आइए। आखिर गलती किससे नहीं होती? वैसे भी मारपीट तो उसने नहीं की थी ना। उसको साथ आने से मना तो नहीं किया था। लेकिन आपने जिद भी तो नहीं की थी। तो तुम चाहते क्या हो? हमारी बिटिया है वो, अगर हम उसे माफ नहीं करेंगे तो कौन माफ करेगा? तो वापस जाने में देर हो जाएगी। कोई देर नहीं होगी, वापस चलते हैं। बेटा गाड़ी घुमाओ, घर पे चल। जी पापा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डरो मत, मैं तुम्हें सिर्फ ये पानी देने आया हूँ। देखो, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। तुम्हें पता है ना, मेरे पापा ने अगर तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। मार डालेंगे, मार डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। बस तुम पानी पी लो,
मैं चला जाऊंगा। इसमें आखिर है क्या? महबूद है। मिले, तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारे ऊपर जादू टोना करवा दी ताकि तुम हमारे प्यार को भूल जाओ, लेकिन तुम जैसे ही पियोगे ना उनका सारा किया करा खत्म हो जाएगा। लो पी लो। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। लेकिन जब तक तुम नहीं पियोगी मैं नहीं जाऊंगा। मुझे पानी नहीं पीना। पीना पड़ेगा। हाँ मिस्टर जी, एक छोटा सा काम आ गया है, हम आधे घंटे में पूजा में पहुंचते हैं। अरे मंजू का फोन। घंटी जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रही। फोन क्यों नहीं उठा रही वो? बेटा गाड़ी जरा तेज चलाओ। जी पापा। प्याज के खाते तुझे। मंजू, मंजू दरवाजा खोलो। एक काम कर, दरवाजा तोड़। पीछे 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 के दरवाजे से चल। अगर हम हमारी बेटी के आसपास दिखाना चले तो काट देंगे, जान से मार डालेंगे, समझा? अच्छा भागा लो, तू तो जिंदा बच गया ना, तो मंजू को किसी और का नहीं होने देगा। अच्छा मंजू सिर्फ मेरी है। पुलिस को फोन लगाओ। सर इस पर एक नहीं कई केस चलेंगे और घर में जबरदस्ती घुसने से लेके अटेम्प्ट टू मर्डर तक का चार्ज लगेगा और ये लंबे समय तक अंदर रहेगा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, हम भी यही चाहते हैं कि हमेशा सलाखों के पीछे रहे। ले जाइए इसे, बाकी कार्रवाई के लिए जब आप हमें बुलाएंगे हम आ जाएंगे। ले जाइए। मोहब्बत, चाहत और दीवानगी में बहुत फर्क होता है। मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जिसे ना तो किसी रिश्ते के नाम की परवाह होती है और ना ही कुछ हासिल करने की इच्छा। ये तो सिर्फ और सिर्फ खुशियां देना जानता है, ना ही किसी से कोई शिकायत, ना ही खुद की परवाह और ना ही कोई पछतावा। लेकिन चाहत में इंसान अक्सर रिश्तों को कोई नाम देना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, एक अंजाम तक ले जाना चाहता है, जिंदगी भर साथ चलने का वादा चाहता है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन दीवानगी इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ये बेलगाम भावनाओं की उस भागती दौड़ती नदी की तरह है
जो अगर हद से गुजर जाए तो तबाही मचा सकती है। अमरीत जो कुछ भी कर रहा था वो एक दीवानगी, एक पागलपन था। उसे ना तो अपनी जान की परवाह थी और ना ही मंजू के भविष्य की चिंता। उसे तो यह एहसास भी नहीं था कि उसकी हरकत मंजू की जिंदगी को तबाह कर सकती है। वो तो तबाही के एक ऐसे रास्ते पर चल निकला था जो उसे जेल की सलाखों के पीछे तक ले गया था। उसी समय मंजू के लिए सहारनपुर के एक अच्छे घर से रिश्ता आया, लेकिन यहां कई सवाल भी उठ खड़े हुए थे। क्या मंजू इस नए रिश्ते के लिए तैयार थी? और जेल में बंद अमरीत को जब इस बात का पता चलेगा तो क्या वो इसे बर्दाश्त कर पाएगा? और अगर ये शादी हो जाती है तो जेल से आने के बाद अमरीत की दीवानगी किस हद तक खतरनाक होने वाली थी और कौन कौन इसका शिकार होने वाले थे? अरे अरे बेटा, तुम यहाँ खेलने आए हो या चाची पसंद करने? हमें तो चाची बहुत पसंद है, लॉक कर लो। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है और अगले हफ्ते बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसलिए हम चाहते थे कि उसी समय शादी हो जाए। वो सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन तैयारी के लिए भी तो थोड़ा वक्त चाहिए होगा ना। अरे बहन जी, वक्त का क्या है? जितना ज्यादा वक्त उतनी ज्यादा तैयारियां और उतनी ज्यादा फिजूल खर्ची भी। हमें तो सिंपल सी शादी चाहिए, बस करीबी रिश्तेदारों को बुला लेंगे। कुछ लेन देन की बात हो जाती तो। अरे राज साहब, आप लड़की दे रहे हैं और हम लड़का दे रहे हैं, अब इन दोनों से ज्यादा क्या कीमती हो सकता है? फिर भी आपको लगता है कि इन दोनों से ज्यादा कीमती है तो आप मुझे दे दीजिए, हम लोग ले लेंगे। ठीक है, आप अपनी तरफ से एक डेट फिक्स कर दीजिए जी, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मंजू जी, हमारी शादी जल्दीबाजी में हो रही है, आप कंफर्टेबल तो है ना? तो जिंदा बच गया नहीं तो मंजू को किसी और का नहीं मिल देगा। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट मूवी देखी थी। पता है उसमें क्या होता है? उसमें ना सुहागरात के समय हस्बैंड अपनी दुल्हन से बातचीत शुरू करने के लिए उससे पूछता है, आपका नाम क्या है मंजू जी? वैसे आपको मेरा नाम तो पता है ना? थैंक गॉड। वो क्या है ना कि हमारी शादी बहुत जल्दीबाजी में हुई। आजकल के जैसे कुछ हुआ ही नहीं कि शादी तय हो गई। पर मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आज से हम अपनी लाइफ का नया सफ़र शुरू कर रहे हैं और इस सफ़र में मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों ना आ जाए। हम अपनी लाइफ का सातों वचन निभाएंगे। हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल प्यार से रहेंगे, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर। वचन दो मुझे, जिंदगी में तुम मेरा साथ दोगे ना? वाह, खाना तो बहुत अच्छा बना है।
हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। बेटा सदा सुखी रहना, अपना, विकास का और पूरे परिवार का हमेशा ख्याल रखना। जी माँ, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अच्छा अभी मैं फोन रखती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। हाय मंजू, कैसी है तू? क्या चल रहा है वहाँ पर? मैं एकदम बढ़िया हूँ। थैंक गॉड कि मेरी इतने अच्छे परिवार में शादी हुई है। चल अच्छा ठीक है, अभी मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, बहुत काम है मुझे। चल बाय, ठीक है। मंजू की शादी को 7 महीने हो गए थे और उसे अपने ससुराल में वो सब कुछ मिल रहा था जिसकी हर लड़की सपना देखती है। एक अच्छा पति जो उसकी भावनाओं की कदर करे, प्यार करने वाली सास, सम्मान करने वाली जेठानी और आसपास मंडराते जेठानी के बच्चे। इसी बीच वो एक बार अपने मायके भी जाकर आ चुकी थी, लेकिन यह भी एक सच है कि उसने इन खुशियों को बरकरार रखने के लिए एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसने कभी भी किसी को भी अपने और अमृत के रिश्ते के बारे में नहीं बताया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी एक गलती और खामोशी उसके और उसके ससुराल वालों के लिए कितनी घातक साबित हो सकती। आखिर क्या होने वाला था उसके और उसके ससुराल वालों के साथ, आइए देखते हैं। सुनो ना, हमारे घर में एक नया गेस्ट आया, तुमको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अच्छा बाबा, ये लेकिन ये तो बताइए कि कौन है? कोई भी पता चल जाएगा ना। ओके चलो। हाँ बाबा, एक सेकंड रुको तो सही। अच्छा बेटा, आपको ड्राइंग आती है? आती है, पर इतनी अच्छी नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा आपको। अमृत, ये है मेरी प्यारी वाइफ मंजू। मंजू, ये है मिस्टर अमृत, हमारे नए किराएदार। हमारा जो ऊपर वाला गेस्ट हाउस है ना, वो मैंने इन्हें दिया है। नमस्ते। और पता है, इन्हें एक यहाँ स्कूल में नौकरी मिली है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये घर पे ट्यूशन भी लिया करेंगे। और चूंकि बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा तुम रहती हो, तो मास्टर साहब का ख्याल भी तुम्हें ही रखना पड़ेगा। जी, मैं जब बच्चों को पढ़ाया करूंगा तो सिर्फ चाय दे दीजिएगा और कुछ नहीं। सुमन, अमृत यहाँ पहुँच गया है। मेरे को समझ में नहीं रहा कि उसे यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला। मुझे नहीं पता, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आया और क्या करने आया है। आई एम सॉरी मंजू, एक्चुअली जो कुछ भी हुआ ना, उसमें गलती मेरी भी थी। हाँ, एक्चुअली मैंने तुझे बताया नहीं। जमानत पे रिहा होने के बाद वो मुझे अपने कैंटीन में मिला था, और फिर उसने मुझे अपने रूम पे बुलाया था। मुझे सिर्फ उससे एक बार मिलना है। मुझे लगता है कि उसकी शादी उसके घर वालों ने जबरदस्ती करवाई है। देखो, जो होना था ना वो हो गया। नाउ यू शुड मूव अहेड। वो जहाँ पर भी है ना, बहुत खुश है। प्लीज उसके ससुराल का एड्रेस दे दो। क्यों क्यों चाहिए तुम्हें? क्योंकि मैं मांग रहा हूँ। मैं नहीं दूंगी। मुझे उससे सिर्फ एक बार मिलना है। मुझे ये पता करना है कि उसकी शादी उसकी मर्जी से हुई या नहीं। और तुमने अगर एड्रेस नहीं दिया तो ये देख रही है ना, ऊपर से लेके नीचे तक फाड़ दूंगा। ओके ओके ओके, देती हूँ। तो तुमने मुझे ये बात उस वक्त क्यों नहीं बताई? तो मुझे मार देता मंजू। आई एम सॉरी मंजू। चल
ठीक है, मैं भी फोन रखती हूँ। घर के सभी जेंट्स हर दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक बाहर चले जाते हैं और शाम 5 बजे के बाद वापस आते हैं। सास दोपहर में सोने चली जाती है और मंजू की जेठानी दोपहर में अपने हस्बैंड आदित्य को दुकान में खाना देने चली जाती है। 2-3 घंटे के बाद ही वापस लौटती है। तब तक बच्चे स्कूल से आकर सो जाते हैं, यानी दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मंजू घर में करीब करीब अकेले रहती है। चीख होगी तो अंदर सो रही तुम्हारी सास जाग जाएंगी। मैं सब कुछ बता दूंगा कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या था। तुम चाहते क्या? तुम्हें चाहता हूं। नहीं हो सकता। मैं अपने इस परिवार में बहुत खुश हूं और मैं तुमसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तो ठीक है, मेरे पास कुछ पुरानी यादें हैं, उनका क्या करूं? भूल जाओ उन्हें। भूल जाता पर ये साला वीडियो भूलने ही नहीं देता। क्या करूं? बहुत प्यार करता हूं तुमको, इसलिए सोचा था कि जिस दिन तुम धोखा दोगे, जबरदस्ती से, मगर पास लाने के लिए ये वीडियो बहुत काम करेगा। जेल से वापस आने के बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। फिर मैं सुमन से मिला। देखो, अब तुम उसे भूल जाओ। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। ऐसा कैसे हो सकता है? मंजू मेरे बगैर कैसे रह सकती है? तुमने सोच भी कैसे लिया कि ब्रेकअप के बाद मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, जबकि मैं तुमने पहले ही कह दिया था कि पापा ऐसा होने नहीं देंगे। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मैं जानता था कि मेरी मंजू ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तांत्रिक के पास गया था। निरंजन, बच्चा, मुझे पता था कि तुम जरूर मेरे पास आओगे और समाधान तुम्हारा यहीं से होगा। बोल, क्या चाहते हो बच्चा? पहले बहुत प्यार करती थी, अब बोलती है पापा ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मैं चाहता हूं
कि पहले की तरह मुझे प्यार करने लगे। गलत निरंजन। बच्चा, ये सब उसके बाप का करा धरा है। उसका दिमाग घुमाने के लिए उसके बाप ने उस पर तंत्र मंत्र विद्या की है। अब क्या होगा? निरंजन, ये लो बच्चा, इसमें भभूति है, उसको पानी में मिलाकर पिला देना। तुम्हारी गुलाम हो जाएगी और तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। निरंजन, ये लो। इसके बदले आपको क्या चाहिए? बच्चा, तुम्हारे पास जो भी है वो दे दो। जी। बाबा, इतना ही है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और कुछ? कुछ नहीं है। ये घड़ी भी तो है। अलग निरंजन, जाओ बच्चा, तुम्हारा कल्याण होगा, जाओ। और मैं जबरदस्ती तुम्हें वो पानी पिलाया भी था, फिर मुझे यकीन हो गया था कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि उस भभूति का तुम पर कोई असर ही नहीं हुआ, तो मैं उस ढोंगी से मिलने दोबारा गया। साले, तेरी भभूति का कोई असर नहीं हुआ। वो मुझसे प्यार नहीं करते, जेल भी गया था। बच्चा, मेरे पास दूसरा भी उपाय है। क्या करो? किसी के प्यार को जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। कान खोल के सुन ले, अगर विकास तुम्हारे साथ सोता है तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए सुला दूंगा। चीखेगी तो बेटी और सारी दुनिया देखेगी, कहीं की नहीं रहेगी। मुझे तो अब जेल में रहने की आदत सी बन गई है। हमारा डर हमारी किसी ना किसी कमजोरी या उसके एहसास से पैदा होता है, और अक्सर हम जिस होनी या अनहोनी से ज्यादा डरते हैं हमारे साथ वही होता है। मंजू को डर था कि अगर उसने अपने और अमृत के रिश्ते के बारे में सबको बता दिया तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अब मंजू का यही डर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो गई। न चाहते हुए भी वह एक ऐसी राह पर चलने के लिए मजबूर हो गई जो नहीं चाहती थी, और अब उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो तो बस एक शुरुआत थी। उसका अतीत किसी प्रेत की तरह उसे बेबस करता चला जा रहा था। कहते हैं सत्य की शक्ति बहुत ही बड़ी होती है, मगर उसे पाने के लिए बहुत ही साहस करना पड़ता है। काश मंजू ने सत्य के साथ चलने का हौसला दिखाया होता तो आज उसे यह दिन ना देखना पड़ता। मंजू के डर को सीढ़ी बनाकर चढ़ता हुआ अमृत अपने पागलपन और दीवानगी की किस हद तक जाने वाला था यह किसी को नहीं पता था। लेकिन अब जो होने वाला था वो ना केवल कई लोगों की जिंदगी तबाह करने वाला था, बल्कि खून से भी रंगने वाला था। मंजू तुम्हारे अमृत के पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ और सिर्फ जहर है। मैं माँ जी को सब कुछ बता दूंगी, नहीं बर्दाश्त करूंगी ये सब। तुमने और तुम्हारे बाप ने मिलकर हम सबको धोखा दिया है। अगर हमें ये सब पता होता तो हम ये शादी नहीं होने देते। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ। विकास, निकाल कर बाहर करो इसे।
नहीं विकास, विकास मेरी बात तो सुनिए। विकास, विकास। एकदम से सब कुछ बताना अच्छा नहीं रहेगा, पर धीरे धीरे एहसास कराना होगा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है। माँ, तो मैं क्या कह रही थी ना कि ऐसे घर में किसी अनजान आदमी को रखना ठीक है क्या? अरे वो कमरा तो हम हमेशा से किराए पर देते आए और इतने साल हो गए, कभी कोई समस्या नहीं हुई। नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम जानते नहीं ना उसे कि वो कौन है, कहाँ से आया है। अरे सीधा साधा लड़का है, स्कूल में पढ़ाता है, और वैसे भी हमारे घर में इतने सारे लोग हैं, हर समय कोई ना कोई रहता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मंजू, क्या हुआ यार? मैं आजकल देख रहा हूँ तुम बहुत ज़्यादा परेशान रहती हो और एकदम बुझी बुझी सी रहती हो, जैसे किसी भी चीज़ में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। नहीं, ऐसी कोई भी तो बात नहीं है, बस मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है। रियली में ऐसी कोई बात नहीं है ना? हाँ पक्का, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। सो जाओ। कान खोल के सुन ले, अगर विकास तुम्हारे साथ सोता है तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए सुला दूंगा। मैंने बोला था कि उसे खुद को हाथ मत लगाने देना। अगर मैं गमला सही जगह गिरा देता, सफेद साड़ी पहन के बैठी होती। दोबारा उसके साथ ऐसा मत कर, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। हाथ जोड़ते ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों? अपनी बाहें फैला दिया करो, जैसा पहली बार फैलाया था प्यार से, याद है ना? और पता है तुमने कैसे गिराया था? ऐसे, याद है? नहीं, वीडियो दिखलाओ। अरे माँ, वो मैं नहाने जा रही थी। इस वक्त नहाने जा रही हो? वो हाँ, वो मेरे सर में थोड़ा सा दर्द था ना, तो सोचा दोबारा नहा लूं तो फीलिंग बेटर। और आप अभी दोपहर में आज आप सोए नहीं? अरे विकास पे गमला गिराना, तो वही सोच सोच के नींद नहीं आ रही थी। बड़ी तो मार्केट गई है, इसलिए सोचा तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अरे माँ, मैं नहाकर सीधा आपके रूम में आती हूँ और अच्छे से मालिश भी कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट करती हूँ। जी।
एक बात कहूं, जब तुम घबराई हुई होती हो ना तो और भी खूबसूरत दिखती हो। प्रेग्नेंट हूँ अमृत, और ये बच्चा भी तुम्हारा है। अच्छा, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी और नहीं जीना चाहती। मैं यहाँ से कहीं भाग जाना चाहती हूँ ताकि हर दिन लगने वाले डर से मुझे छुटकारा मिल सके। पर मैं नहीं भागना चाहता, मुझे तो यहीं रहना है। मगर तुम भी तो यही चाहते थे ना? पहले चाहता था, अब नहीं, क्योंकि यही सेटअप बढ़िया है। क्योंकि जब मैं तुम्हें परेशान देखता हूं और विकास को बेवकूफ बनते, तो पता है मुझे बहुत खुशी होती है, इस दिल को बहुत अच्छा लगता है। और हमारा होने वाला बच्चा, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा तुमने? सोचा, गिरा दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जो जोर जबरदस्ती करता हूं उसका मजा चला जाएगा। गिरा दो। मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी अमृत। आइए विकास भैया, आइए, बहुत सही समय पर आए। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? देखिए, हम इनसे ये कह रहे थे कि बनारस में गंगा जी में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, जो भी नहाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। यही बात इनको समझा रहे थे, इसी पे गुस्सा हुए। देखिए, हम तो बस इतना जानते हैं कि वहाँ हर रोज हजारों लोग नहाते हैं और कोई बीमार नहीं पड़ते। ये तो बिल्कुल वैसी बात होगी जैसे कई बार आदमी दवा की वजह से नहीं, डॉक्टर के विश्वास से सही हो जाता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ, देखिए, इनको ना ये बात समझने में काफी वक्त लगेगा। हम नीचे जा रहे हैं, नाश्ता तैयार है, आप आ जाइएगा। ओके। देखो अमृत, आज बच्चे भी घर पे। उससे क्या होता है, तुम्हारी सास और जेठानी दोनों बाहर गई हैं, और रही बात तुम्हारे पति और ससुर की, तो वो तो दुकान बंद होने के बाद ही आएंगे। देखो, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ देखना, दवा लेके आया, तुम इसे खा लो, बच्चा आसानी से गिर जाएगा। देखो, मैं कोई दवाई नहीं खाने वाली। दवा तो खानी पड़ेगी, दवा खानी पड़ेगी। तेरी इतनी है कि तो मुझे मारेगी, मारेगी मुझे, मारेगी, थप्पड़ मारेगी मुझे तू, थप्पड़। चाची, हेलो। हेलो चाचा। अंकल, अंकल प्लीज मुझे मत मारो अंकल। अंकल, विनय भैया, श्वेता, श्वेता, श्वेता बिटिया,
आइए, बाहर आइए। आइए, मैं कुछ नहीं करूंगा। आइए, मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा। कुछ नहीं करूंगा। चाची बचाओ! चाची बचाओ! मंजू! सॉरी विकास, मैंने तुम्हें बहुत धोखा दिया। ये तुम्हारा धोखा नहीं, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें इतना विश्वास नहीं दिला पाया कि तुम मुझसे वो सारी बातें कह सको। पहले पापा को देखा, सोचा कि शायद तुम भी मुझे नहीं समझोगे। मैंने तो तुम्हें कभी खुद से अलग समझा ही नहीं, तो दूर कैसे कर देता। अमृत को हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ उसमें गलती सिर्फ मंजू की नहीं थी, उसके पिता राजदेव की भी थी, जिनकी छोटी और दकियानुसी सोच के कारण मंजू अपने ससुराल में भी सच कह ना सकी। एक पहलू यह भी हो सकता था कि शादी से पहले राजदीप और सपना विकास को विश्वास में लेकर सब कुछ सच बता देते। स्कूल और कॉलेज के दिनों में हर लड़के लड़की से इस तरह की गलतियां हो सकती है, लेकिन उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि माँ बाप हर मामलों में अपने बच्चों से बातें करें, उन्हें भरोसा दिलाए कि हर हालात में वे उनके साथ हैं। और यही रिश्ता पति और पत्नी के बीच भी होना चाहिए कि उन्हें एक दूसरे से कुछ भी छुपाने की जरूरत ना पड़े। अमृत का पागलपन और उसकी दीवानगी किसी एक दिन की घटना से पैदा नहीं हुई होगी। उसके घर वालों को कभी ना कभी इस बात का एहसास जरूर हुआ होगा। ऐसे में उन्हें चाहिए था कि वे उसका इलाज किसी डॉक्टर से, किसी मनोचिकित्सक से करवाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अमृत खुद मारा गया था और मंजू ने जो कुछ भी किया वो स्व बचाव में किया था, इसलिए इस केस की फाइल को जल्द ही बंद कर दिया गया। इस घटना के 2 साल के बाद मंजू ने एक बेटे को जन्म दिया और उसे अपनी जेठानी को सौंप दिया। मंजू के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके ससुराल वालों ने उसे दिल से माफ किया था। आज वे सभी एक बार फिर से अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।